कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करते हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं। ये ड्रग टारगेट की तरह काम करते हैं। ये एक सेल बना रखा है, सेल में ये सेल की मेम्ब्रेन है। ये जो छोटा सा सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है इसको हमने इनलार्ज करके यहां पर बना रखा है। दिस इज आउटर लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो भी प्रोटीन है ये इस तरह से होता है। यहां पर इस तरह से प्रेजेंट होता है कि मैक्सिमम हिस्सा तो इसका अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। ये जो एक्टिव साइट है या बाइंडिंग साइट है ये थोड़ी सी सेल के बाहर होती है, थोड़ी सी सेल पे बाहर होती है। ठीक है, समझ गए जी? मैं रिपीट कर दूं एक बार, ये पूरा एक एनिमल सेल बना रखा है। एनिमल सेल की ये सेल वॉल बना रखी है। सेल वॉल के ऊपर जो प्रोटीन है जिसने वो कम्युनिकेट करने में हेल्प करनी है, उसका मैक्सिमम हिस्सा तो सेल के अंदर होता है। थोड़ा सा हिस्सा, बाइंडिंग साइट वाला हिस्सा, एक्टिव साइट वाला हिस्सा, वो यहां पर बाहर होता है, यहां पर बाहर होता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। रिसेप्टर्स होते क्या है? ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि बॉडी के कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। ये रिसेप्टर बना रखा है आपने, लिखा भी हुआ रिसेप्टर प्रोटीन। मैक्सिमम रिसेप्टर्स आर एम्बेडेड मतलब अंदर प्रेजेंट होते हैं इन सेल मेम्ब्रेन। रिसेप्टर्स आर इनसाइड सेल मेम्ब्रेन एंड देयर एक्टिव साइट इज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। मैक्सिमम रिसेप्टर्स जो है वो सेल के अंदर होते हैं, थोड़ा सा ये जो हिस्सा है ये सेल के बाहर होता है, एक्टिव साइट बाहर होती है। केमिकल मैसेंजर्स, ये वो केमिकल होते हैं बॉडी के अंदर जिससे दो न्यूरॉन्स के बीच में मैसेज भेजा जाता है या न्यूरॉन से मसल को मैसेज भेजा जाता है। केमिकल मैसेंजर वो केमिकल होते हैं बॉडी के अंदर जिससे मैसेज भेजा जाता है, किसके बीच में? दो न्यूरॉन्स के बीच में या न्यूरॉन से मसल के बीच में। एक केमिकल मैसेंजर्स आते कहां हैं? ये यहां पर आके वो केमिकल मैसेंजर आएगा, वो केमिकल आएगा। दे आर रिसीव्ड एट बाइंडिंग साइट्स ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन। वो केमिकल आएगा कहां पर? प्रोटीन की रिसेप्टर साइट पे। टू अकोमोडेटेड द शेप ऑफ द रिसेप्टर चेंजेस, ताकि उसको अकोमोडेट करने के लिए ये रिसेप्टर की शेप थोड़ी सी क्या हो जाएगी? चेंज, ताकि उसमें पूरा फिट हो सके। एंड बाय अटैचिंग टू इट द ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस गिवन टू द सेल। ऐसा करने से ही, जैसे ही ये अपनी शेप चेंज करेगा, वो केमिकल यहां आके बैठेगा, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ये मैसेज जो है वो सेल को चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, वो केमिकल जो है वो सेल के अंदर नहीं आया है, वो यहीं पे आया था, बट दोनों ने रिएक्ट करके इस तरह से रिएक्ट किया है, ये बाइंडिंग साइट ने और वो जो केमिकल आया था, कि वहां से मैसेज जो है वो अंदर चला गया। दे आर रिसीव्ड एट बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, अकोमोडेट करेगा, शेप रिसेप्टर की चेंज हो जाएगी। बाय अटैचिंग इट ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस गिवन टू द सेल। तो केमिकल मैसेंजर ने अपना मैसेज दे दिया है विदाउट एंटरिंग द सेल। जो पढ़ा है ये पूरे पेज को यहां पर एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं। रिसेप्टर प्रोटीन का मैक्सिमम हिस्सा कहां पर होता है? सेल के अंदर। थोड़ी सी बाइंडिंग साइट कहां पर होती है? बाहर। केमिकल मैसेंजर यहां आके बैठता है, यहां पर बैठने से पहले एक्टिव साइट अपनी शेप चेंज कर लेती है ताकि ये केमिकल मैसेंजर पूरे अच्छे तरीके से यहां पर आके बैठ सके। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और जो भी होगा मैसेज वो आगे पास ऑन हो जाएगा। केमिकल तो अंदर नहीं आया, बट उसका मैसेज जो है वो पास हो गया। ये देखिए डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये रिबाइंडिंग साइट, केमिकल मैसेंजर आया, यहां पर पूरा फिट हो जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, मैसेज चला गया, दोनों के रिएक्ट करने के बाद ये केमिकल जो है फिर ये बाहर चला जाएगा। बाहर आया था, मैसेज दिया, निकल गया। दो तरह की ड्रग्स होती हैं। एंटागोनिस्ट, ये क्या है? ये वो ड्रग हो जाती हैं जो खुद रिसेप्टर साइड पे बैठ जाती हैं एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन। दे आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेजेस रिक्वायर्ड। ड्रग्स खुद आके इस रिसेप्टर साइड पे बैठ जाएंगी, इस रिसेप्टर साइट पे बैठ जाएंगी, यानी कि जो भी केमिकल मैसेंजर आया है वो यहां पर आके अटैच नहीं हो पाएगा, यानी कि ये इसके मैसेज को अंदर कन्वे नहीं कर पाएगा। ठीक है सर। एगोनिस्ट, ये वो ड्रग्स होती हैं जो मिमिक करती हैं नेचुरल मैसेंजर को बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर एंड आर यूजफुल व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर। ये कब रिक्वायर्ड होता है? जब हमें मैसेज को ब्लॉक करना होता है कि वहां से कोई मैसेज आ रहा है
ठीक है, ब्रेन से या जहां से भी आ रहा है, ठीक है, हम उसको ब्लॉक करना चाहते हैं, ठीक है। ये कब रिक्वायर्ड होता है, ये क्या करते हैं, ये खुद उस नेचुरल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। और ये कब चाहिए होते हैं हमें, जब बाहर से केमिकल मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है, हमारे सेल को वो केमिकल मैसेज चाहिए फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, तो हम बाहर से ड्रग देते हैं, वही मैसेज की तरह काम करती है। ये जो मैसेज आ रहा था उसको रोकने का काम करती है। ये अगर मैसेज, वो केमिकल हमारी बॉडी में है ही नहीं, तो ये खुद उस केमिकल की तरह काम करती है ताकि सेल को मैसेज पहुंच सके। अलग अलग टाइप की हम ड्रग्स पढ़ने लगे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या काम करती हैं। इनमें सबसे पहला है एंटासिड। नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको क्या करती हैं, कम करती हैं, ठीक है। पुराने टाइम में ये जनरली एंटासिड्स कौन से होते थे, डेट इज सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह यूज होता था, ठीक है। बट आज हम यूज नहीं करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। सर क्या कारण है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों नहीं यूज करते? बेसिक ही होता है, अगर बॉडी में एसिडिटी बढ़ गई है तो ऑब्वियसली ऊपर से किसका इनटेक करेंगे, बेस का, ताकि दोनों क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो एक अच्छा ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। नहीं, क्यों? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट अगर बॉडी में जाता है तो वो एसिडिटी तो कम कर देता है स्टमक की, ठीक है, बट पूरी स्टमक को बेसिक बना देता है, ठीक है। न्यूट्रलाइज कर, पहले एसिड था, अब जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट किया, पहले न्यूट्रलाइजेशन हुई, फिर वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसी कारण जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है जनरली जो है वो एसिड, एंटा एसिड की तरह यूज नहीं किया जाता है। हमारी स्टमक के अंदर अगर प्रोडक्शन हो रहा है एसिड का, ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, इसके कारण हमें पेन होता है, इरिटेशन होती है, और इस कारण कई बार अल्सर्स भी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं। इनिशियली, ठीक है, मेटल बाइकार्बोनेट्स यूज किए जाते थे, बट दे मेक स्टमक एल्कालाइन। एल्कालाइन मतलब बेसिक बना देते हैं, इस कारण आज की डेट में हम उनको यूज नहीं करते। तो सर फिर कुछ कॉमन जो है वो एंटा एसिड्स बताइए, जो घर पे आप यूज करते हैं ना, जेलोसिल हो गया, डाइजीन हो गया, इनो हो गया, ठीक है, उनके अंदर मेनली यही एंटा एसिड्स पाए जाते हैं। मैग्नीशियम के या एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड्स, मैग्नीशियम के या एल्यूमिनियम के ट्राइसिलिकेट्स। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यही हमारे एग्जाम में जनरली पूछी जा सकते हैं एंटा एसिड्स के लिए, ठीक है। मां के हाथ से एसिडिटी नहीं होती है ना, मां के हाथ का खाना खाओगे तो उससे एसिडिटी नहीं होगी। मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के ट्राइसिलिकेट्स या एल्यूमिनियम के ट्राइसिलिकेट्स, ठीक है। एंटा एसिड्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सर क्या प्रॉब्लम है एंटा एसिड्स के साथ? एंटा एसिड्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एसिड प्रोड्यूस हुआ स्टमक के अंदर, उसको जाके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी कि जो प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो रही है बस उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, रूट कॉज पर काम नहीं करते। भाई एसिड किस कारण स्टमक में एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। वो रीजन उसका वैसे हिस्टामाइन है, लिखा होगा यहां पे। क्या? दे ट्रीट ओनली सिम्टम एंड नॉट द कॉज, के एसिड प्रोड्यूस किसके कारण हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। एडवांस स्टेज में जो एसिडिटी होती है वो अल्सर्स भी कॉज कर सकती है, तो हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। हिस्टामाइन बोल चुका हूं मैं, हिस्टेडीन अमीनो एसिड होता है, उसकी डी कार्बोक्सिलेशन से बनता है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन प्रोड्यूस बाय हिस्टेडाइन अमीनो एसिड की डी कार्बोक्सिलेशन, वही लिखा हुआ है। यही हमारा मेन कॉज है एसिडिटी का होने का स्टमक में। कैसे कैसे वो लिखा हुआ है यहां पे देखो। हिस्टामाइन स्टिमुलेट मतलब उसको स्टार्ट कर देता है, किसको? सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड HCl इन द स्टमक। ये रहा एसिड प्रोड्यूस होना, इसी से शुरू होता है, ठीक है। तो ये रूट कॉज है एसिडिटी को खत्म करने का, ठीक है। अगर इसको एंटीहिस्टामाइन डालने पड़ेंगे। कुछ एंटी एसिड्स के और नाम दे रखे हैं जो कि एंटीहिस्टामाइन की तरह काम करते हैं, पता है, नाम से पता चल रहा है। एंटी है ना, आंटी आप जिस तरह से कर सकते हैं। आजकल आपको पता ही है, चाहे आंटी हो या अंकल हो, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जब भी आप कुछ स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, यस, यूट्यूब हो या अपना कुछ भी और सोशल मीडिया कोई वेबसाइट हो, तो हमने उसको याद किया हुआ है स्क्रॉल से। एस छोटा है, जो कैपिटल लेटर्स में लिखे उनका मतलब है सिमेटेडाइन, रेनिटेडाइन, ओमेप्राजोल,
और लेंसोप्रेजोल, ठीक है, स्क्रॉल से याद कर लीजिएगा, यही हमारा इसका MIT भी है और इसी में से क्वेश्चन जनरली जो है वो पूछा जाएगा। जो सिमेटिडाइन है उसका कमर्शियल नेम जो है वो टैगामेट है, ठीक है। टैगामेट जो है वो डिस्कवर जब करी गई थी, वो हिस्टामाइन को रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं होने देगी, जिसके कारण जो है वो HCl जो है प्रोड्यूस नहीं होता। तो बेसिकली सिमेटिडाइन का काम क्या हो गया? सिमेटिडाइन का काम क्या होगा? ये एक रूट कॉज ऑफ एसिडिटी पर काम करती है, ठीक है। सिमेटिडाइन क्या करती है कि ये हिस्टामाइन को रिसेप्टर्स जो होते हैं स्टमक वॉल को रिएक्ट नहीं करने देती, जिसके कारण एसिड कम प्रोड्यूस होता है। ये लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग है वर्ल्ड की। और एक और भी है, दैट इज रेनिटिडाइन, जिसका कमर्शियल नेम जो है वो जेंटेक है, ठीक है। सिमेटिडाइन का कमर्शियल नेम है टैगामेट, आ सकता है। रेनिटिडीन का है दैट इज जेंटेक। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामाइंस। बता दिया हिस्टामाइन होता क्या है, हिस्टिडाइन के डीकार्बोक्सिलेशन से बनता है। इसी के कारण जो है वो स्टमक के कारण एसिडिटी क्रिएट होती है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हिस्टामाइंस कॉज करती हैं। हिस्टामाइन एक पोटेंट वैसोडिलेटर होता है, ठीक है। नर्व्स को जो आर्टरीज वीन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनको थोड़ा पतला करने का काम करता है, ठीक है, ब्लड वगैरह के लिए। इट हैज और भी कई फंक्शंस है। ये कॉन्ट्रैक्शन करता है स्मूथ मसल्स का इन द ब्रोंकाई एंड गट, और अदर मसल्स को क्या करता है? रिलैक्स करता है इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, वही पोटेंट वैसोडिलेटर। हिस्टामाइंस जो है वो नेसल कंजेशन के लिए कारण भी आते हैं, जुकाम वगैरह, कॉमन कोल्ड, कॉमन कफ, और एलर्जिक रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो पोलन वगैरह के कारण, वो भी हिस्टामाइन के कारण ही होते हैं, ठीक है। अलग अलग एंटी हिस्टामाइन ये ऑब्वियसली एंटी एसिड की तरह तो काम करेंगे और एलर्जी को भी खत्म करने का काम करेंगे, ठीक है। कुछ के नाम दिए हुए हैं एंटी हिस्टामाइन के। टेराफिनडेन, इसका कमर्शियल नेम सेल्डेइन है, दैट इज ब्रोंफेनेरामाइन, दैट इज डिमेटैप है, ठीक है। ये आपके किसी दोस्त के बारे में लिखा हुआ है क्या? तेरे फिर से सैंडल पड़ेंगे ब्रो फिर किसी दिन, है ना। हो सकता है ये आप उसे कह रहे हो या वो आपको कह रहा है, ये तो मुझे नहीं पता, वो तो आप दोनों को की हरकतों के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये अलग अलग एंटीहिस्टामाइंस के नाम दे रखे हैं। सर पीछे भी दे रखे थे कुछ एग्जाम नाम, हाँ बिल्कुल ये भी दे रखे थे। ये एंटी एसिड की तरह भी काम करते हैं, स्ट्रक्चर्स भी दे रखे हैं। ये रहा वो हिस्टामाइन जो मेन रूट कॉज है एसिडिटी का। ये रही सिमेटिडाइन जो एंटासिड की तरह भी काम करती है, रेनिटिडाइन, ठीक है। सर इनकी स्ट्रक्चर में से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? पहली बात तो इनकी स्ट्रक्चर वगैरह पूछा जाना लगभग चांसेस आर वेरी रेयर। कोई 10-20 साल में कोई क्वेश्चन आ जाए एक तो वो हो सकता है, बट चांसेस आर वेरी रेयर, ठीक है। बट हाँ कुछ ऐसी चीजें जरूर पूछे जा सकती हैं। चले एक हिस्टामाइन में ये 5 मेंबर रिंग है कि नहीं, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह की चीजें और पूछी जा सकती हैं। इनमें सल्फर है कि नहीं, सिमेटिडाइन में भी होता है। डाइसल्फाइड लिंकेज है कि नहीं, इसमें भी है, रेनिटिडाइन में। इस तरह की चीजें जरूर पूछी जा सकती हैं। और कोई बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछ लिया तो ये पूछा जा सकता है कि इनके अंदर कायरल कार्बन कितने हैं, दैट्स इट, ठीक है।